ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। कौन से भाग में? भाग 5। किसके लिए? संघ के लिए। कितने भाग है संविधान में इस समय? मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में क्या है ये ध्यान रखिए आप, 25 भाग हैं, लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद हैं और 12 जो 25 भाग है ना, ये 25 नंबर में नहीं है, ये जोड़े गए हैं। भाग 4 क्या जोड़ा गया? 4 कै में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 9 कै और 9 ख जोड़ा गया। एक तो भाग कौन जोड़ा गया? 4 कै, एक भाग 9 कै और 9 ख। 9 कै नगर पालिका के लिए, 9 ख सहकारिता के लिए। एक जोड़ा गया भाग 14 कै, ट्रिब्यूनल्स के लिए, प्राधिकरण के लिए। किसके लिए? तो कुल कितने जुड़ गए? 4। तो कितने देते? 22 और 4 26। पर है कितने? फिर भाग 7 समाप्त हो गया है संविधान से। भाग 7 क्या हो गया? समाप्त हो गया संविधान से। तो कुल कितने बचे? 25 बचे। तो नंबर तो 22 ही है, पर खंड क्या है उसके? अलग हो गए। संविधान में अनुच्छेद अभी भी 395 ही है, और उसके पार्ट क्या हो गए? अलग अलग है ना। 243 अनुच्छेद है पंचायतों के लिए, तो 16 तो इसमें जोड़ दिए गए नए अनुच्छेद। भाग 9 में, किसमें भाग में? भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं पंचायतों के लिए। भाग 9 क्या है? फिर 9 ख में जोड़े गए, तो 243 कै ख ग घ ऐसे जोड़े गए हैं। तो नंबर तो 395 ही है, पर कुल कितने हैं? ज्यादा है। तो ये तो हो गए भाग इसमें। अब हम भाग 5 स्टार्ट करेंगे। कौन सा भाग? भाग 5। भाग 5 में संघ का उल्लेख है। किसका? देखो इसमें भी क्रम है। भाग 5 में क्या? संघ यानी केंद्र। संघ किसको बोलते हैं? केंद्र को। भाग 6 में क्या है? राज्य। 6 में क्या है? राज्य। भाग 7 में थे श्रेणी ख और श्रेणी ग के राज्य, कि जब संविधान लागू हुआ तब भारत में 4 श्रेणी के राज्य बनाए गए थे, 4 कैटेगरी के राज्य, क ख ग घ। क्या राज्य कौन से थे? ऐसे राज्य उसमें 1950 की बात है जब संविधान लागू हुआ था। क्या में वो थे जिन राज्यों में विधानसभाएं थी, जैसे हमारा संयुक्त प्रांत था, बंबई था, मद्रास था। यहां पे क्या थी? विधानसभा। गवर्नर भी था और मुख्यमंत्री भी था। वो किसमें थे? क्या में। ख श्रेणी के राज्य वो थे जिन राज्यों में विधानसभा भी थी और राजा भी था। बस ना, ना जम्मू कश्मीर इस तरह का था, वहां राजा भी था और कौन थी? विधानसभा भी थी। ठीक है ना। किसमें? ख में। गैर श्रेणी के राज्य वो थे जहां केवल राजा हुआ करता था। जो रियासत, जैसे इंदौर रियासत, भोपाल रियासत, यहां पे केवल क्या था? राजा। और गैर श्रेणी के वो राज्य था जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसे अंडमान निकोबार, वो क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। तो 1956 में, 1956 में 7वें संविधान लागू करने के बाद है और गैर श्रेणी राज्य क्या कर दिए गए? समाप्त। तो क्या बचा? कै और घ। तो अब जो खैर गए किस भाग में थे? 7 में। तो भाग 7 क्या हो गया? समाप्त हो गया। अच्छा, अब कौन सा 7 के बाद क्या आता है? 8। 8 में क्या होगा भाई? 6 में राज्य, 7 क्या हो गया? समाप्त। क्या आएगा? केंद्र शासित प्रदेश। क्या आएगा? अब इसके बाद क्या आती है? पंचायत। तो भाग 9 में क्या है? पंचायत। क्रम है कि नहीं है भाई? सबसे पहले तो केंद्र है, केंद्र के बाद क्या है? राज्य के बाद क्या है? संघ क्षेत्र, और संघ के बाद क्या है? पंचायत। तो भाग 5 में क्या है? 6 में, 7 में, 7 समाप्त हो गया, 8 में और 9 में पंचायत है। 10 के बाद फिर क्रम बदल जाता है, पर ये मेन क्रम तो ये हुआ ना हमारा, है कि नहीं है? तो याद रहेगी बात। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में, भाग 5 में, भाग 6 में, भाग 7 में। क्यों? क्योंकि उसमें ख
और ग, दो श्रेणी राज्य क्या हो गए? समाप्त। भाग 7 8 में, भाग 9 में, चलिए भाग 5 हेडिंग बना लीजिएगा। कौन सा भाग? 5 संघ। अब भाग 5 के 3 पार्ट हैं, 3 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय। पहला अध्याय भाग 5 का जो है उसे बोलते हैं संघ की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। ये कहां से कहां तक है? ये अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक है, 78 तक। दूसरा जो है भाग है वो है विधायिका, विधायिका। विधायिका को ही कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? संसद। इसका कहां से कहां तक होगा? 79 से 123 तक जो अनुच्छेद है वहां पर इसका प्रावधान है। याद रहेगी बात? याद कहां से कहां है विधायिका और कार्यपालिका? अच्छा, अब इसका नंबर तीसरा कौन सा है? न्यायपालिका। ये कहां से कहां है? 124 से 147 तक न्यायपालिका है। कहां तक है? यह अध्याय 3 हो गया इसका। ये पहला अध्याय, ये कौन सा? दूसरा, और ये तीसरा। अब जो कैग है, सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका प्रावधान 148 से लेकर 151 तक है। 148 में कैग का प्रावधान है, किसमें? 48 में। 151 में कैग का प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है। 149 में कैग के कर्तव्य हैं, शक्तियां हैं। 151 में क्या? उसकी रिपोर्ट। कैग अपनी रिपोर्ट जो सेंटर में जो चेक करती है, कैग सेंटर जो लेखा जोखा चेक करता है, कैग अधिकारी, वो कहां दे देता है रिपोर्ट? राष्ट्रपति को। और राज्य में राज्यपाल को देता है। कैग, हम कैग को बाद में पढ़ेंगे, हम पहले क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका। पर पहला पता चाहिए कार्यपालिका क्या है, विधायिका और न्यायपालिका क्या है। क्या होती है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका? किसे कहते हैं कार्यपालिका और किसे कहते हैं विधायिका और किसे कहते हैं न्यायपालिका? पता है किसी को? जो विधायिका है संसद, वो तो नियम बनाती है, तो कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उनकी जांच। बिल्कुल सही है। कार्यपालिका ने एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो क्या करे? लागू करे कानूनों को, जो नीति बनाती है, कानून बनाती है, वो विधायिका है। कौन है वो? विधायिका। जो कानून बनाने का काम करती है, जो नीति बनाने का काम करती है ना, जो नई शिक्षा नीति बनी, एनईपी है ना, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो किसने बनाई ये? लागू कौन करेगा उसको? कार्यपालिका करेगी। कौन करेगी? कार्यपालिका। अब वो नीति सही बनी या नहीं बनी, सही तरीके से लागू हुई या नहीं, कौन? न्यायपालिका जो जांच करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका की भी और विधायिका की भी, दोनों की जांच कर सकती है। कानून जो बनाया विधायिका ने, संसद ने, उस कानून की समीक्षा भी न्यायपालिका कर सकती है। अगर वो कानून संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है वो कानून, तो संसद यानी न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून को पूरा समाप्त कर सकती है या उस सीमा तक समाप्त कर सकती है जहां तक वो कानून संविधान का उल्लंघन करता है। तो पावर किसके पास ज्यादा हुई? पर ऐसा तो है नहीं। न्यायपालिका जो जज होते हैं, नियुक्ति कौन करता है उनका? राष्ट्रपति करता है। किसका अंग है राष्ट्रपति? कार्यपालिका। उनको हटाता कौन है? संसद, यानी विधायक हटाती है। तो पावर किसके पास ज्यादा हुई? अभी तो कहते हैं न्यायपालिका। तो हमारे यहां किसी भी एक संस्था को अधिक ताकत नहीं दी गई है, सबको क्या है? बराबर बराबर ताकत दी गई है। वह मध्यकाल में, प्राचीन काल में जो होता था ना राजा, कौन था? राजा। अकबर हुआ, औरंगजेब हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, उसमें कार्यपालिका भी राजा ही है। लागू तो राजा ही कर रहा है। विधायक कौन है? राजा है। न्यायपालिका कौन है? राजा। यानी सब कुछ पावर किसमें निहित है? राजा में। सबसे पहला व्यक्ति फ्रांस का हुआ मॉन्टेस्क्यू। कौन? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू पहला व्यक्ति जिसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया।
सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का अलग अलग। इसने कहा कि नहीं, एक संस्था के पास सारी शक्ति नहीं होनी चाहिए, शक्तियों को बांट दो। कुछ लोग क्या काम करें, कानून को लागू करें, कुछ लोग कानून बनाए, और अलग हो लोग जो इनको की जांच करे, तभी तो कानून सही बनेगा और सही लागू होगा। तो किसने कहा, मॉन्टेस्क्यू ने। हमारे यहां तीनों में से कोई भी पावरफुल नहीं है, ना विधायिका, न कार्यपालिका, ना कौन, न्यायपालिका। सबकी पावर कैसी है, आपस में बंधी हुई है, चेक एंड मेट। जैसे आप जब चेस खेलते हो चेस, कोई नहीं चेस खेलता, चेस खेलनी चाहिए, चेस खेलने से बुद्धि खुलती है। तू खेलता है, नहीं खेलता। तो चेस का ना, जब आप चेस खेलते हो, जब आप अपना कोई सैनिक चलते हो, जब अपना कोई मोहरा चलते हो, तो उसके पीछे बढ़ा तो पहरेदार है ना, ताकि अगला व्यक्ति उसको मार ना पाए। आपने एक सैनिक चला तो घोड़ा, ऊंट, हाथी उसकी रक्षा के लिए होना चाहिए। कोई हाथी चला आपने तो घोड़ा उसकी रक्षा के लिए होगा, ऊंट की रक्षा के लिए होगा। तो यानी हमारे यहां क्या है, कार्यपालिका के पास इतनी पावर नहीं है जितनी किसके पास है। कार्यपालिका हर कार्य को विधायिका नियंत्रित करती है। कैसे करती है, मंत्री कार्यपालिका का अंग होता है। मंत्री को गलत काम कर दिया तो उसको कहां जवाब देना पड़ेगा, संसद में देना पड़ेगा। इसको गलत काम कर दिया संसद ने तो जवाब कहां देना पड़ेगा, न्यायपालिका। तो सबके पास अपनी अपनी पावर है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर कौन पावरफुल है, विधायिका, संसद। उससे ज्यादा पावरफुल संसद दुनिया में किसी देश की नहीं है, इंग्लैंड के। यहां एक्चुअली है क्या, इंग्लैंड में दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो जैसे हमारा लोकसभा है वही संस्था है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे हमारी राज्यसभा है ऐसी संस्था है। तो जो वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वही वहां का सुप्रीम कोर्ट है। तो जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन मिलकर कानून बनाएंगे और वही जज भी है, तो वो क्या कानून, वो समाप्त हो जाएगा कानून, समाप्त। और उसी के सदस्य सरकार में भी शामिल है नहीं, तो क्या वो कानून सही से लागू नहीं होगा, सही से लागू होगा। तो इंग्लैंड की संसद को बताते कि वो संसद इतनी पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है इंग्लैंड की संसद, है ना। हमारा कोई पावरफुल नहीं है। अमेरिका में पावरफुल कौन है, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। वहां की संसद पावरफुल नहीं है, राष्ट्रपति पावरफुल है। और हमारे यहां कोई पावरफुल नहीं। चीन में कौन पावरफुल है, राष्ट्रपति। ये सब कुछ बात हो, शी जिनपिंग आजीवन तक रहेगा, कार्यकाल तक, जब तक कि उसका मन करेगा, जब तक वो राष्ट्रपति रहेगा, आजीवन, मरणोपरांत। पर वो देश ऐसा नहीं है, जैसी शी जिनपिंग काम करने की क्षमता कम होगी तो शी जिनपिंग काम करना बंद कर देंगे। हमारे यहां की तरह नहीं है कि अगर आज मतलब पिताजी जेल में चले गए तो माता जी आ गई गद्दी पर, माता जी तो फिर पुत्र आए गद्दी पर। चुनाव चीन की में एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। पहले सबसे बड़ी पार्टी कौन दुनिया में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में चुनाव तो होते हैं राष्ट्रपति के, पर वहां चुनाव पहले लोकल स्तर पर होंगे। वो अपने सदस्य चुनेंगे पहले, पोलित ब्यूरो के सदस्य, फिर वही मेंबर अगले मेंबर चुनेंगे, फिर वही मेंबर कहां जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ही वोट डाल सकते हैं वहां पर, और कम्युनिस्ट खड़े होते हैं। तो वहां कोई पार्टी, तो वहां लोकतंत्र नहीं बोलते जाते, ये स्थिति। खैर हमारा तो लोकतंत्र है नहीं, फूटनी पड़ती है वहां करप्शन नहीं है। तो वहां पे करप्शन, ऐसी बात नहीं कि चीन में करप्शन ना हो, करप्शन वहां पर भी है, पर वहां कानून भी क्या बहुत सख्त कानून है। नहीं, 1989 या 90 के आसपास की बात है, वहां छात्रों ने लोकतंत्र को लाने के लिए आंदोलन किया था, मैंने आपको पहले बताया होगा, 1989-90 की बात है। तो छात्रों ने जहां इकट्ठा हो रखे थे, अब लोकतंत्र लेकर आओ, लोकतंत्र लेकर आओ, ऐसे, तो चीन की सरकार ने उन पर टैंक चलवा दिया था, चारों तरफ से घेर लिए पहले टैंकों से, आप कहां जाएंगे बच्चे, आज सबके ऊपर टैंक चलवा दिया। आज तक लोकतंत्र की मांग चीन में नहीं हुई। हाँ जी, तो वो है चीन। तो खैर, तो चीन की स्थिति वो मैं बता आपको, तो ये होती है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन्हें लोकतंत्र के 3 स्तंभ बोलते हैं। किसको, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब चीन है,
वहां तो लोकतंत्र नहीं है कि वहां कार्यपालिका भी कम्युनिस्ट पार्टी है, न्यायपालिका भी कौन है, कम्युनिस्ट है, अब विधायिका भी कौन है, एक ही पार्टी वहां पर है, तो इसलिए वहां पर लोकतंत्र नहीं है। फिर लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, चौथा स्तंभ होता है प्रेस, मीडिया। हाँ जी, प्रेस क्या है, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, क्योंकि ये जो मीडिया होता है ये कार्यपालिका विधायक के बीच में काम करता है। भाई हम लोग मीडिया, हम लोग क्या, हम जनता है, हम अपनी बात किसे रखवाते हैं, मीडिया के माध्यम से। आप ना जब अपना विरोध कहां प्रकट करोगे, आप मीडिया सामने करोगे, तो मीडिया बात कहां ले जाएगा, यहां ले जाएगा, यहां पे ले जाएगा, कई बार यहां भी ले जाता है न्यायपालिका में, इस तरह का। तो प्रेस क्या है, चौथा स्तंभ है। और ये 3 कैसे हैं, ये 3 और ये चौथा ये स्तंभ का लोकतंत्र का। अब देखो जो कार्यपालिका है ये क्या काम करती है, कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम होता है, नाम से पता चल रहा होगा, एग्जीक्यूटिव। क्या नाम है, अनुच्छेद 52 से कहां तक है ये, 78। इसके बीच में जितने भी अंग हैं उसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सब किसके अंग हैं, कार्यपालिका के अंग हैं। कौन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, किसके अंग है ये सब कार्यपालिका के अंग हैं। वो कहां से कहां तक, 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका के अंग है सारे। काम क्या कार्यपालिका, संसद ने जो कानून बनाया, जो नीति बनाई, उसको लागू करना है ना, किसका काम है, कार्यपालिका का। अब इसमें जो अनुच्छेद 52 है ये क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। 52 कौन कहता है, 52 कहता है। 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति आपको जानते हैं, राष्ट्रपति क्या है, देश का प्रथम नागरिक है ना, और सेकंड नागरिक कौन है भारत का, देश का, पत्नी, उपराष्ट्रपति होता है। हमारे यहां कई देशों में पत्नी होती है दूसरे नागरिक, हम कहे कहा, हम कहिए है। अच्छा, हमारा जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है, क्या नाम है उनका, राष्ट्रपति है। जितने भी हमारे यहां पद है ना, वो सारे पद पुल्लिंग में आते हैं भारत में। तो राष्ट्रपति का पद पुल्लिंग का पद, तो वो महिला भी क्या बोलेंगे उनको, राष्ट्रपति ही बोलेंगे, मैडम प्रेसिडेंट बोलेंगे उनको, महिला राष्ट्रपति। जितने भी पद भारत में है सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में। अगर एसपी भी है महिला तो मैडम सर बोलते हैं। मैडम किस लिए, महिला है, सर किस लिए, एसपी के पद पर है। हमारी डीएम ना महिला है, हाँ, तो हम क्या बोल देंगे उनको। एक बार एक पत्रकार ने उनको बोल दिया दीदी, तो धमका दिया मैडम जी ने, हाँ, अब दीदी वीदी नहीं बोलना है। दीदी क्या मतलब बोलने का है, नहीं है, तो मैडम बोली है, तो मैडम डीएम बोलते हैं, या फिर मैडम सर बोलिए, इस तरह का। दीदी थोड़ी बोलेंगे। अब राष्ट्रपति है महिला, आंटी जी बोलोगे, नहीं बोल सकते ना, तो मैडम प्रेसिडेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, मैडम प्रेसिडेंट, ऐसे बोलोगे। तो मतलब हमारे सारे पद कैसे, सारे पद पुल्लिंग में आते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है ना, महिला प्रधान देश नहीं, क्योंकि माता केवल खून चूसती है नहीं। मैं क्या पता आपको, अब जो ना मादा मच्छर जो होता है एनाफ्लीज, सारे जितने भी ना मच्छर को जो रोग होता है वो मादा एनाफ्लीज, मतलब मादा ही फैलाती है। जो नर मच्छर है वो रोग नहीं फैलाता बेचारा, तो सीधा साधा होता है, छोटा सा, जाके फूल पत्ती पे बैठ जाता है, वहां से रस चूसता है फूल पत्ती से, और मादा खून चूसती है नहीं, ठीक नरेश जी, है नहीं, हमारा नहीं चूस सकता ना कोई हमारा नहीं चूस सकता, कि हमारा खून इतना कितना चूसे, कम चल जाएगा, है नहीं है। तो 52, अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति। 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति, किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, राष्ट्र का अध्यक्ष है राष्ट्रपति। हमने राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है, हमने किसी एक देश से राष्ट्रपति का पद नहीं लिया है, बल्कि हमारे राष्ट्रपति का पद
अमेरिकी राष्ट्रपति और इंग्लैंड के सम्राट से मिला जुला रूप है। इसमें कुछ गुण इंग्लैंड के सम्राट के भी हैं और कुछ गुण अमेरिकी राष्ट्रपति के भी हैं। ना तो पूरी तरीके से कैसा है अमेरिका वाला है और ना पूरी तरीके से कैसा है इंग्लैंड वाला है ना। हम लोग गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब होता है कि जिस देश का मुखिया क्या होगा, चुना हुआ होगा। हमारा राष्ट्रपति क्या है, चुने हुए राष्ट्रपति है, निर्वाचित राष्ट्रपति है। अभी चुनाव हुआ राष्ट्रपति का जानते हैं ना, चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति का, नहीं अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है ना। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है, मेरी इस पर पड़ी हुई है प्ले लिस्ट में। राष्ट्रपति का पूरा चुनाव लगभग 100 घंटे की वीडियो है वो। उसकी तुलना मैंने कर रखी है अमेरिकी राष्ट्रपति से। वहां चुनाव कैसे होता है, हमारा चुनाव कैसे होता है, कुल कितने वोटर है राष्ट्रपति चुनाव में, कुल कितने लोग वोट डालते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, सब उसमें है। लगभग 4800 कुछ के आसपास जो है जो वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जो वोट डालने जाते हैं। फिर मत मूल्य कैसे निकालते हैं, काउंटिंग कैसे होती है, शपथ कब लेता है, शपथ लेता है मतलब 25 जुलाई को। नीलम संजीव रेड्डी के बाद ही ऐसा हुआ है नहीं, हाँ उससे पहले बहुत लंबे कई लगभग 3 राष्ट्रपति तक 13 मई को शपथ ली जाती रही थी। पर जाकिर हुसैन जैसे बीच में मरे, रोड एक्सीडेंट से मरे जाकिर हुसैन, वो सड़क दुर्घटना में मरे थे, तो उनकी मृत्यु के बाद जब कार्यवाहक राष्ट्रपति पहली बार बने वीवी गिरी, उसके बाद से फिर शपथ का डेट बदल गई थी। फिर क्या नीलम संजीव रेड्डी के बाद 25 जुलाई, ये लिखी हुई नहीं संविधान में, परंपरा है केवल एक कि 25 जुलाई को शपथ लेनी है, केवल क्या ये परंपरा, ना तो हमारे संविधान में। लेकिन अमेरिकी संविधान में लिखा हुआ है, अमेरिकी संविधान में लिखा हुआ है कि नया राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो हमेशा लीप ईयर में होगा। किसमें होगा, इसलिए वहां चुनाव टल नहीं सकते अमेरिका में। वहां पर चुनाव टालने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हाँ जी, और संविधान में संशोधन करना अमेरिका में सबसे कठोर कार्य है। सबसे जो कठोर संविधान है अमेरिका, और सबसे लचीला इंग्लैंड का। वहां बदलना बहुत आसान है संविधान, क्योंकि वहां लिखा होता है नहीं, लेकिन संविधान तो वहां परंपराएं हैं केवल, वो परंपरा बदलना क्या है, आसान है। मान लिया हमारे संविधान में लिख दिया कि 25 जुलाई को शपथ होगी और शपथ नहीं हो पर 25 जुलाई को, तो संविधान का उल्लंघन हो गया ना, तो हमको चेंज करना पड़ेगा उसमें। अमेरिकी संविधान में लिखा हुआ है कि प्रत्येक लीप ईयर में चुनाव होगा और लीप ईयर का जो अगला साल होगा उसमें 20 जनवरी को शपथ होगी। शपथ 20 जनवरी को ही होती है और लिखी हुई है संविधान में वहां के, पर हमारा लिखा हुआ नहीं है। हमारा 25 जुलाई है, हो सकता है कि इस बार राष्ट्रपति जो वो कुछ दुर्घटना हो जाए, त्यागपत्र दे दे बीच में ही, है ना, तो चुनाव पहले हो जाएंगे। हो सकता है नवंबर में चुनाव हो जाए, कि राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक खाली तो 1 सेकंड में नहीं रह सकता। अगर राष्ट्रपति से भी राष्ट्रपति हमारा है तो कुछ समस्या आ जाए, पद खाली हो जाए, तो ये अंडरस्टूड है कि उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, ताकि देश के अंदर राजअंतराल पैदा ना हो सके। क्या पैदा ना हो, राजअंतराल। राजअंतराल मतलब होता है कि दुनिया ये नहीं कहेगी कि भाई जैसे आज राष्ट्रपति 12 बजे त्यागपत्र दिया रात को, तो और हमारा उपराष्ट्रपति बना 1 बजे, तो भाई 12 से 1 के बीच में कौन था भारत का मुखिया। आपको पता हो जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो राजा मरने से पहले ही अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करता था, ताकि राजअंतराल पैदा नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद शपथ होती है, फिर बनने के बाद शपथ देता है वो। हाँ हाँ, जैसे उपराष्ट्रपति पद, जैसे राष्ट्रपति पद खाली हुआ तो जो उपराष्ट्रपति हो तुरंत क्या मान लिया जाएगा, अखिल भारत के राष्ट्रपति हैं। हाँ जी, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, क्योंकि ऐसा ना उपराष्ट्रपति का अपना कोई काम नहीं है पद का। उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है, उसी को से वेतन मिलता है। तो अगर हम उसको अध्यक्षता नहीं कराएंगे तो क्या हम उसको बैठा के 4 लाख रुपए देंगे, भाई आप उपराष्ट्रपति हो, करो इंतजार कि राष्ट्रपति कब मरे कब हटे। अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो वहां की जो सीनेट है तो उसका चेयरमैन भी होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति अमेरिका में कैसा होता है कि अगर वहां का राष्ट्रपति मर गया, त्यागपत्र दे दिया, तो जो उपराष्ट्रपति है ना वो पूरे कार्यकाल का राष्ट्रपति बन जाता है। हाँ जी, जैसे मतलब अभी वहां पर राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस,
और बाय चांस जो बाइडेन त्याग पत्र देते हैं या मृत्यु कुछ भी हो जाए, मान लिया पद खाली हो जाए, तो कमला हैरिस अगले पूरे कार्यकाल की, जितने भी समय बचा हुआ है, पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनेगी। और हमारे यहां क्या केवल 6 माह तक के लिए बनेगा। जो है ना उपराष्ट्रपति केवल क्या रहेगा, वो 6 माह तक। तो उसे फिर 6 माह राष्ट्रपति रहेगा, इन 6 माह में चुनाव हो जाएंगे, नया व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। तो जो बनेगा वो राष्ट्रपति शपथ लेगा। अब बेचारा उपराष्ट्रपति फिर वापस अपने पद पर आ जाएगा। तो इसलिए यहां उपराष्ट्रपति सोचता नहीं है क्या हो, और वहां पे क्या होता है, उपराष्ट्रपति सोचता है कि कब हटे, कब जाए, कब जाए, कब जाए। है अब बन जाए ये बात, हट गया मान लिया, ये कोई समस्या होगी तो मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। तो कमला हैरिस सोचती होंगी अब जो बाइडेन को कब, हाँ ठीक ना। तो ये होती है स्थिति। तो राष्ट्रपति हमारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, नहीं प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। उसमें हम और आप वोट, आप वो वीडियो कल को पूरी देख कर आएंगे, राष्ट्रपति के चुनाव की वीडियो, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उपराष्ट्रपति का भी हुआ है, तो उसमें सारा मैंने डाटा लिखा हुआ है, किसमें कितने वोटर हैं, कैसे वोटिंग काउंटिंग होती है, और किस राष्ट्रपति ने कौन सा काम किया, सारी बातें आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए। कल को होगी, वीडियो जरूर देख लेना आप। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो देख लें जरूर जाके प्लेलिस्ट में, वीडियो पड़ी हुई है, इसलिए हम पढ़ाऊंगा नहीं, बताता हूं आपको कैसे होता है चुनाव, थोड़ा सा ऐसी मौखिक रूप से। अच्छा पहले देख लो बड़ी मोटी मोटी बातें। 52 में क्या है, राष्ट्रपति। 53 में कार्यपालिका शक्ति है। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। 55 में चुनाव की क्या है, पद्धति है। चुनाव किस तरीके से होगा, प्रणाली क्या होगी चुनाव की, क्या हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता क्या है। पहली योग्यता राष्ट्रपति चुनाव की, भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ना सदस्य, अगर है भी तो कोई बात नहीं है, पर ये योग्यता नहीं है सदस्य हो, पर क्या हो, सदस्य बनने की योग्यता। मतलब यह है कि वो उसका दिवालिया ना हुआ हो, है ना, और पागल ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और भारत के किसी न किसी मतदाता सूची में उसका नाम शामिल हो। अगर वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, आप भारत के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। राष्ट्रपति छोड़ दीजिए, मेंबर कभी लड़ सकते आप चुनाव, तो वोटिंग लिस्ट में नाम होना क्या है, जरूरी है। जब कभी आप चुनाव लड़ो, लड़ने का मौका मिले और कोई वहां पर विपक्षी भारी हो, तो कोशिश करो नाम कटवा दो वोटिंग लिस्ट से। एक बार हुआ था केजरीवाल के साथ, भाजपा ने कर दिया था खेल, कि भाजपा तो खेला करती जब भी करती है, तो खेला कर दी, केजरीवाल का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं था, तो भी दोबारा वोटिंग लिस्ट बनी, तब उसमें उसका नाम आया। स्थिति ठीक है ना, तो खेल करती है भाजपा, ऐसे करती है। तो ये इसकी योग्यता है। क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है राष्ट्रपति के लिए, नहीं, अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्रपति बना है। ऐसा नाम तो ज्ञानी जैल सिंह है, पर थे क्या, अनपढ़ थे। नहीं, ये तो मैंने ऐसे बताया आपको, अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे से ज्ञानी होते हैं। हमने ऐसे व्यक्ति देखे, आपको तो इतने पढ़े लिखे हो, आप एमए पीएचडी भी कर लो, कुछ लोग तो जमीन का ना जो वो होता है माप तोल, आप कर नहीं सकते, और वो लोग मिनटों में जवाब देते हैं, सेकंडों में। तो बुद्धि का ना कोई, देखो पढ़े लिखे का मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ लेते हो तो आपको पूरी दुनिया ज्ञान हो जाता है, आपकी सोच डेवलप हो जानी चाहिए। लेकिन वो तभी होती है जब आप पढ़ लिखकर उस पढ़ाई को अपने जीवन में आत्मसात कर लें। पढ़ तो लिया किताब, पर जब व्यवहार देखो आपका तो कुछ नहीं है। तो भारत में साक्षरता तो ज्यादा है, पर एजुकेशन क्या है, कम है। अभी कोई रिक्शा वाला सामने से आ जाए, 10 गाड़ी ठोक दोगे उसको, मार भी सके उसको, अगर नहीं है। ये हम पढ़ लिखे जरूर है, पर जब हम सार्वजनिक जीवन में आते हैं, जब व्यवहार करते हैं, तो हमारा व्यवहार क्या होता है, बिल्कुल बदल जाता है, नील हो जाता है। तो इस तरह से होता है। तो योग्यता पढ़ लिखा होना जरूरी नहीं है। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पर्चा भर सकता है, शुरू में तो कोई अनुदेशक, कोई प्रस्तावक नहीं थे, यानी कोई प्रस्तावक और कोई अनुमोदक नहीं थे, तो बहुत सारे लोग पर्चा भर दिया करते थे। अब सिस्टम को, यानी निर्वाचन आयोग को सारी व्यवस्था करनी पड़ती है,
तो फिर रख दिए भाई 10 प्रस्तावक हो, 10 अनुमोदक हो। कितने कितने? 10-10। तो कुछ लोगों ने 10 तक जुटा लिया अपने पूरे भारत में, तो 10 एमएलए चाहिए ना साथ में, क्या दिक्कत है? 10 जुटा लिए। जिन्होंने अनुमोदक बने या जिन्हें प्रस्ताव दिया वो लोग भी, उन्होंने उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया। मान लिया 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक हो गए, तो 20 लोग साथ में हो गए, उसको 20 वोट भी नहीं मिली। नहीं, जिसने प्रस्ताव दिया अनुमोदन, वो भी नहीं वोट नहीं दे रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब इतना बड़ा चुनाव है इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का, तो हासी खेल तो होना नहीं चाहिए। इसलिए 1997 में 50 प्रस्तावक अनुमोदक कर दिए, और वो 50 अलग होंगे, प्रस्तावक अलग, प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होंगे? 50 अलग। 100 व्यक्ति हो जो एमपी एमएलए हैं, लगभग 4000 के आसपास तो एमएलए पूरे भारत में, 41 कुछ, और 756 के आसपास एमपी हैं। नहीं, इतने लोगों में से आपके कम से कम 100 तो जानकार हो, तब आप पर्चा भर सकते हो। राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये उड़ीसा की हैं, उड़ीसा की संथाल जनजाति की हैं। उससे पहले झारखंड की राज्यपाल रही है, और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थी, और पहली जनजातीय राज्यपाल भी थी। हाँ जी, और भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति बनी। किस जनजाति की है? संथाल जनजाति की है ना। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ना दोनों पुत्र की मृत्यु पहले हो चुकी है, और पति भी नहीं है, और किस्मत कहां से कहां पहुंच जाती है ना, अकेली है ये। तो ये तो होता है चुनाव का तरीका। बाकी चुनाव कैसे होते हैं ये उसमें पड़ा हुआ है, आप उससे देख लीजिएगा, आपको एक बात समझ में आ जाएगी। अब कार्यपालिका, जो राष्ट्रपति है ना आपका, इसमें 2 बातें और याद रखो आप। 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53। हाँ, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद राष्ट्रपति में निहित है, और ये बात इसमें लिखी हुई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में निहित है, और उसकी सलाह के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। ये कहता है अनुच्छेद 74। क्या कहता है? 74। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। छोटी की बड़ी की मात्रा? यस। और मंत्री पर बड़ी की आते। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देगी। कौन? मंत्रिपरिषद। 74 में शुरू में यह लिखा हुआ था, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। कार्य करना चाहिए और कार्य करेगा में अंतर है कि एक जैसे? दोनों अंतर है। कार्य करना चाहिए में विकल्प है कि आप ना भी करो, और कार्य करेगा में क्या है? दबाव है। तो इंदिरा गांधी जी ने 42वें संशोधन से यह जोड़ दिया, आप कार्य करेंगे, यानी कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, तो बाध्य कर दिया। उससे पहले क्या था इसकी जगह? चाहिए सब था। अब 44वें संशोधन से जनता पार्टी की सरकार ने, इसके मुख्य थे मोरारजी देसाई, उन्होंने 42वें संशोधन की तमाम कमियों को 44वें से कम कर दिया, घटा दिया। उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, करेगा सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको एक विकल्प दे दो। क्या कर दो? विकल्प दे दो कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार उसे पुनर्विचार के लिए कह सकता है। यानी संसद से जब कोई कानून पास होकर राष्ट्रपति के पास, मतलब मैं राष्ट्रपति हूं, मेरे पास आया, तो मेरा यह अधिकार है कि मैं एक बार, देखो इस पर बच्चों एक बार विचार कर लो, क्या है, सही है कि नहीं है, और दोबारा फिर आप मेरे पास भेज दो उसको, तो फिर बाध्य होना चाहिए, फिर कार्य करेगा होना चाहिए। तो जो एक विकल्प देने, जो पुनर्विचार का जो विकल्प दिया, वो किसे दिया? 44वें संशोधन से 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने, कि राष्ट्रपति का इतना बड़ा पद है, कुछ सम्मान तो होना चाहिए कि भाई पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर दो। ये पर अगर जब दोबारा आएगा तो अनुमति देनी पड़ेगी। किसमें? अनुच्छेद में 74 में। किसमें? याद रहेगी बात, 74 का, ठीक ना। तो ये तो आपके राष्ट्रपति का 2 बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक और इसमें अगर ये पूछता है संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? हाँ जी, वास्तविक।
वो मंत्रिपरिषद में निहित है। किसमें? मंत्रिपरिषद में। अगर पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में। और वास्तविक किसमें निहित है? और अध्यक्ष कौन इसका? प्रधानमंत्री। तो मेन पावर किसके पास हुई? पीएम के पास हुई। तो हमारा पीएम इतना शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री क्या है? बहुत पावर है। किसी देश का आकार, प्रकार, दिशा, दशा क्या होगी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री विचार पर डिपेंड करता है। अगर हमारा प्रधानमंत्री लुचर पुचर ढिचर मुचर सा हो, हमारे देश में कैसे होगा? अरे प्रधानमंत्री होगा इस तरह का। तो इतने बड़े पद पर जाके ना, जो जितनी पावर प्रधानमंत्री के पास है कि एक बोले तिरंगा लगाओ, तो तिरंगा लगाए सबने, थाली बजाओ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन बातों पर प्रभाव पड़ता है कि 140 करोड़ जनसंख्या जिस व्यक्ति की बात मान रही है, कितना पावरफुल व्यक्ति होगा वो, है नहीं? पाकिस्तान के पास अपने खिलाड़ियों के लिए पैसा नहीं है भेजने के लिए। भारतीय कोच को फोन करते हैं, अब भाई साहब हमारे खिलाड़ी जा देख लेना, हमारे पास पैसा नहीं है कॉमनवेल्थ गेम में, ऐसा चल रहा है। और हमारे पीएम के पास कितनी बड़ी पावर है, अब घर घर तक तिरंगा पहुंचा दिया, है ना? कम से कम अगर सब नहीं लगाएंगे तो 70% तो लगाएंगे, 80%। देखो वो तो है, कुछ की काट भी ली गई है, कोई बात नहीं है। सरकार ने फ्री में तो दिया ना आज बहुत दिन, तब नहीं बोला। नहीं, जब फ्री दिया था पूरी बोल रहे हो, आप 20 में ले तो क्या फ्री, क्या दिक्कत होगी? फिर भी तो किसानों ने कहां काट लिया? खैर, तो बात को उसको रोक दो अलग, वो तो अलग मैटर हो गया। तो कहेंगे देश भावना तो लोगों में आएगी नहीं आएगी? ऊपर से फोटो खींचेगा तो तिरंगे तिरंगे दिखाई देंगे भारत के अंदर। तो जब देशभक्ति का मामला होता है तब इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, ये तो परिपक्वता होती है लोकतंत्र की। अब इसने कहा, अखिलेश ने अब तिरंगे के पीछे दंगा कराना चाहती है। अब जो लोग ये सब ना चीजें कहते, लोग पीछे हट जाते हैं, यार ये नहीं बोलना चाहिए ना, तिरंगे में दंगा छिपा हुआ है ना? अब मतलब जैसे कोई मोमडन है, वो तिरंगा लगाना नहीं चाहता, जबरदस्ती लगवाओगे आप? नहीं लगा रहे मोमडन भी, हाँ कर रहे हैं। तो वो तो राजनीति है, मैंने आपको पहले बताया भी है। राजनीति वो खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग उस पर दिन भर बहस करते हैं, है नहीं? चालाक लोग तो अपना काम करके चले जाते हैं और हम जैसे मूर्ख बहस करते हैं। बीजेपी ऐसी, सपा ऐसी, बसपा ऐसी, और वो सब इकट्ठा होके एक जगह होके चाय नाश्ता करते हैं। और पब्लिक क्या है? मूर्ख है, दिन भर बहस करती है। तो राजनीति वो खेल है, चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग उस पर बहस करते हैं। ये बात आज में बहुत पुरानी बात है। तो राजनीति आज भी ऐसी है। चलिए आगे, मंत्रिपरिषद में वास्तविक पावर किसके पास है और अध्यक्ष कौन है उसका? पीएम। पीएम मंत्रिपरिषद की कुंजी कहलाता है, कुंजी मतलब उसकी चाबी कहलाता है। लेकिन प्रधानमंत्री खो गया ना कहीं, चाबी कहीं खोगी तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, नहीं पूरा मकान वो तोड़ना पड़ेगा ताला, फिर सरकार गिर सकती है। ऐसा होता है। अगर प्रधानमंत्री जो चाबी है मंत्रिपरिषद की, अगर ये चाबी हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, है नहीं, तो फिर क्या होगा? पूरी मंत्रिपरिषद ही समाप्त हो जाएगी, फिर नई आएगी चाबी, नहीं नया पीएम आएगा, नया ताला लगेगा फिर। हाँ, तो मंत्रिपरिषद जो होती है ना, उसकी चाबी कौन होता है? पीएम होता है उसकी चाबी। चाबी क्यों बोलते हैं? प्रधानमंत्री के हटने पर, मरने पर, त्याग पत्र देने पर सारी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, सारे मंत्री दोबारा बनते हैं। जितना अभी महाराष्ट्र में हुआ, है नहीं, सरकार तो उसी की जिनकी जिस दल की सरकार थी, तो प्रधानमंत्री हट गया तो सारे मंत्री दोबारा बने वहां। इस तरह होता है। और अगर एक मंत्री मर जाए, हट जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मंत्री केवल क्या? मंत्रिपरिषद का अंग है, केवल एक क्या है? अंग है। तो ये स्थिति होती है मंत्रिपरिषद की और राष्ट्रपति की। ठीक है। अब केंद्रीय कैबिनेट ना, जैसे कैबिनेट का मतलब क्या होता है? तो पहले मंत्रिपरिषद, इसमें क्या अंतर है? मंत्रिमंडल में किसे बोलते हैं मंत्रिपरिषद, किसे बोलते हैं मंत्रिमंडल?
यार बाहर देख क्या कोई है तो नहीं, बाइक वाइक वहीं खड़ी हुई है। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। मंत्रिमंडल का उल्लेख केवल अनुच्छेद 352 में हुआ है। किसमें? इसका उल्लेख और भी जगह हुआ है, कई जगह। किसका उल्लेख? मंत्रिपरिषद का उल्लेख। इसका उल्लेख केवल कहां हुआ है? 352 में हुआ है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है। कैसे बड़ा निकाय है? कैसे बड़ा निकाय है? ऐसे बड़ा निकाय। देखो, जो बीच का केंद्र है, जो केंद्र है बीच का, इसमें होते कैबिनेट मंत्री। कौन से होंगे? कैबिनेट मंत्री। जो पूरे मंत्री होंगे, ये भी और ये भी मिला के, उसे बोलते हैं मंत्री परिषद। याद रहेगी बात। एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री। कौन होते हैं? एक होते हैं उप मंत्री। उप मंत्री कौन से? ये तीन तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री सर्वे सर्वा होते हैं, अपने विभाग के मुखिया होते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं होता, मेन होते हैं। नीति निर्धारक कैबिनेट मंत्री होते हैं। इन्हीं मंत्रियों को मिलाकर बोलते हैं मंत्रिमंडल। किसको? कैबिनेट को मिलाके क्या बोलते हैं? अब यह तो तय है कि कितनी बड़ी मंत्रिपरिषद होगी। लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। राज्य में कितनी? विधानसभा का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। और जिन राज्यों की विधानसभा में 60 या इससे कम मेंबर है, वहां केवल 12 मंत्री बनेंगे। 12% नहीं, वहां 12 बनेंगे। लोकसभा कितने बनेंगे? 15%। कितने मेंबर है लोकसभा में? 543 मेंबर है ना, 43 मेंबर है। तो इनका कितना? 15%। 15 पंजे 75, 15 चौका 60, कितने हो गए? मतलब 80 के आसपास, मान लो 80 के 80 के आसपास है ना। तो 80 के 80 के आसपास ही मंत्री बन सकते हैं सेंटर में। इसमें कितने कैबिनेट मंत्री होंगे ये सरकार तय करती है, ये लिखा हुआ नहीं कितने होंगे। लगभग कैबिनेट मंत्री कम रखे जाते हैं। खर्चा क्या इन पर ज्यादा है, तनख्वाह बहुत ज्यादा है, भत्ते बहुत ज्यादा है कैबिनेट के, हाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। तो लगभग इसमें 20 के आसपास मान लो, 19-20 कैबिनेट मंत्री होते हैं। यही होता है मंत्रिमंडल 20 का। राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं। एक राज्य मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार, एक होता है राज्य मंत्री। जो केवल राज्य मंत्री है वो कैबिनेट के हेल्पर होता है, कैबिनेट का सहायक होता है। जो राज्य मंत्री है केवल, जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है वो कैबिनेट की तरह होता है। उसके भत्ते क्या होंगे? राज्य मंत्री वाले होंगे। उसकी सिक्योरिटी कैसी होगी? राज्य मंत्री वाले की। तनख्वाह कैसी होगी उसकी? राज्य मंत्री वाली होगी। तो राज्य मंत्री कितने प्रकार के होंगे? राज्य मंत्री 2 प्रकार के होंगे। एक कौन से? होंगे स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार ये अपने मुख्य, ये अपने डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं, कैबिनेट की तरह ही कैबिनेट होता है। बस दर्जा कैबिनेट का नहीं होता। किसका तो दर्जा होता है? राज्य मंत्री का। तो भत्ते किसके मिलेंगे? राज्य के मिलेंगे। पर अपने डिपार्टमेंट के क्या है? वो मुखिया, उनके ऊपर कोई नहीं है। एक होता है केवल राज्य मंत्री, भत्ते वही जो इसके हैं, तनख्वाह वही जो उसकी है, प्रोटोकॉल वही जो इसका प्रोटोकॉल इसका। लेकिन ये जो राज्य मंत्री होता है ये कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। तो गृह मंत्री है कौन? अमित शाह। अब इतना बड़ा मंत्रालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार का है ना, कई देशों के बराबर की उसमें चीजें देखनी पड़ती हैं। तो अकेला आदमी क्या कर लेगा? उसकी सहायता के लिए 2 राज्य मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री उनको काम सौंपता है कि भाई तुम ये काम मुझे रिपोर्ट दो करके। तो राज्य मंत्री हेल्पर है किसके? कैबिनेट मंत्री। जैसे हमारे ना मुजफ्फरनगर के हैं संजीव बालियान, कौन से किस विभाग के मंत्री हैं? कैबिनेट थोड़ी है, पहले था, अब कैबिनेट थोड़ी है। अब तो ये उसके पशुपालन और मत्स्य के कुछ के हैं, क्या किसके हैं? जबकि उसके जो कैबिनेट मंत्री गिरिराज हैं, गिरिराज सिंह बिहार के, वो कैबिनेट मंत्री है। उनके हेल्प के लिए कौन है? संजीव बालियान है। तो राज्य मंत्री हैं ये।
तो राज्य मंत्री का होते कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। वेतन भत्ते राज्य मंत्री वाले मिलेंगे, तो राज्य मंत्री दो बना दिए गए, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, एक राज्य मंत्री। जो आपके उप मंत्री हैं इनकी नियुक्ति अब नहीं होती है। शुरू में 2-3 लोकसभा हुई, उसके बाद की नियुक्ति होना बंद होगी। खर्चे क्या है, ज्यादा हो जाते हैं। ये 15% किया गया इसी वजह से। पहले क्या था, एक बार मतलब आपको, जब उत्तराखंड बना तो सरकार थी वहां पर कांग्रेस की, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे। अब सरकार कांग्रेस के नारायण दत्त मुख्यमंत्री थे और वहां 70 सीटें हैं, तो बहुमत की चाहिए 36 सीटें, 38-39 के आसपास वहां एमएलए थे। तो नारायण दत्त तिवारी जी ने सभी विधायकों को राज्य मंत्री दर्जा दे दिया, सबको, कोई अलग भागने का ही नहीं, सब राज्य मंत्री बन गए। अब ये परंपरा तो गलत बन गई थी भाई। अब जहां भी थोड़ा सा मामला बिगड़ा, चल भाई राज्य मंत्री, तो खर्चा क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तब अटल बिहारी वाजपेयी थे वो आपके प्रधानमंत्री, उनके कहने पर बनाया कि नहीं भाई ये गलत परंपरा है, तो संख्या सीमित कर दी कि क्या आप विधानसभा का 15% और लोकसभा का 15% ही मंत्री बन सकते हैं, सभी मंत्री। और जिन राज्यों में 60 से कम है, 60 विधानसभा, वहां पर कितने बनेंगे, 12 बने। ये तय करेगा संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये अब मंत्री बनते हैं, है ना। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, पता चल क्या होगा, मंत्रिमंडल में केवल कैसे मंत्री आते हैं और मंत्रिपरिषद में सर आते हैं। राज्य मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, कौन से, अजय प्रभात। कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल होता है। इस कैबिनेट में भी एक सुपर कैबिनेट होता है। कौन सा, ये लिखा हुआ है सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट केवल मीडिया द्वारा दिया गया नाम है। मान लिया 20 कैबिनेट मंत्री हैं, अब उनमें से कितने नाम आप जानते हो जो चर्चा में रहते हैं, 3-4 के। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा तो महत्वपूर्ण पद गृह मंत्री का होता है, फिर रक्षा मंत्री का होता है, वित्त मंत्री होता है, विदेश मंत्री होता है ना, कृषि मंत्री मान लो आप, रेलवे मंत्री मान लो। 4-5 क्या ये बड़े बड़े, यही देश को चलाते 4-5 लोग ही। कभी भी 80 लोगों की बैठक नहीं होती, जो बताया मैंने आपको 80 अगर मंत्री हैं तो मंत्री परिषद की बैठक तो कभी कभी होती है। कल किसी बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है। किसकी, कैबिनेट की, ठीक है ना। चलो और कुछ लिखाऊं अब इसको, ये हो गया आपका कार्यपालिका का, ठीक है ना। क्या हुआ, अब लिखाऊंगा, ठीक है, चलिए।